बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स और टॉप गेनर्स और लूजर्स ऑफ न्यूज़। तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार डेटा पॉइंट्स क्या है। कल देखिए एफआईएस थोड़े से हमारे पर मेहरबान थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इंडियन मार्केट में 107 करोड़ की सेलिंग के साथ ही रुक गए, 1750 करोड़ की बाइंग डीआईस करके ले गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि इंडियन मार्केट के साथ कल हुई है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र डालें तो हैंसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर करीब आधा से 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कारण है थोड़ा जापान और चाइना के बीच में टेंशन हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर दबाव दिख रहा है दोनों ही मार्केट्स पर। शंघाई में हालांकि करीब 0.25% की बढ़त है, लेकिन हैंसेंग और निकाई यहाँ पर करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप गेनर्स में अगर आप लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर हैं कल्याण ज्वेलर करीब 6% ऊपर, एल्कॉन करीब 6%, टाटा टेक में करीब 5.5% का उछाल, केपीआईटी टेक और थंगामाइल ज्वेलरी करीब 4.5% ऊपर है। ऊपर के तीनों काउंटर जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। टाटा टेक, एल्कॉन के रिजल्ट की डेट आ चुकी है यहाँ पर, इसलिए पहले ही प्री रिजल्ट मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। कल्याण ज्वेलर आज ज्वेलरी कंपनियों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि टाइटन और सेंको गोल्ड के शानदार Q3 बिजनेस अपडेट आए हैं। अभी कल परसों में ही पीसीजे के भी आए थे, तो ज़्यादातर ज्वेलरी कंपनीज के अच्छे अपडेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर में भी एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आगे कि कौन से काउंटर हैं जो कि आज थोड़ा परेशान कर रहे हैं, परेशान हैं। तो परेशान होने वाले शेयरों में अगर देखोगे तो एसीआई, सीएसबी बैंक, सनसेरा, एम&एम फ्रांस, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर करीब 2.5 से 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि थोड़ी सी परेशानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। तो बड़ी खबरों में डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार लाइमलाइट ले गए हैं। उन्होंने कल फिर कुछ स्टेटमेंट दिए। अब कल के स्टेटमेंट परसों के स्टेटमेंट से एज यूजुअल अलग। वो कह रहे हैं मोदी मेरे से टैरिफ की वजह से खुश नहीं है। मतलब अभी तक परसों वो बोल रहे थे कि मैं खुश नहीं हूँ, अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी खुश नहीं है। बोल रहे हैं कि हमने ज़्यादा टैरिफ लगा दिया इसलिए मोदी जी मेरे से खुश नहीं हैं। हालांकि मैं और मोदी जी के रिश्ते जो हैं बहुत मजबूत हैं। अब ये इनके पता नहीं हर 6 महीने, हर 1 महीने में 1-2 बार स्टेटमेंट इस तरह के आ ही जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ऑयल कंपनियों पे फोकस इसलिए करते हैं, रूस से तेल खरीद भारत ने कम कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। अब परसों वो ये कह रहे थे कि रूस से तेल खरीद अभी भी कर रहा है भारत, अब कह रहे हैं कि कम कर दी है। भारत के जो अब दूसरा डेटा पॉइंट्स है, ये ट्रंप ने नहीं बोला। भारत के 7 में से 4 रिफाइनर रूस से तेल खरीद रहे हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, न्यारा एनर्जी, ये अभी भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि कल रिलायंस को लेकर, इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली थी कि रशिया से 3 टैंकर आ रहे हैं, वो रिलायंस इसकी जामनगर रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि हमारे वो टैंकर नहीं हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। भारत की जून में 20 लाख बैरल पर डे की रूस से तेल खरीद थी, अब खरीद केवल 13 लाख बैरल पर डे की रह गई है। यानी कि भारत ने सब्सटेंशियल अपना इंपोर्ट कम किया है रशिया से। रचित भाई ये बताओ, हम बेनिफिट उठा नहीं रहे रशिया से, जहां से उठ रहा था वहां से उठाने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अब ऐसे में हमें बेनिफिट हमारी तेल कंपनियों को कैसे मिलेगा और इन तेल कंपनियों का भविष्य क्या होगा? सर देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट ये एक आपका डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और जो पीएसयूज हैं वो तब भी इसको थोड़ा सा फाइट कर पा रही हैं। रिलायंस का जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक और अपडेट दे देता हूँ। मेरी समझ से रिलायंस का कल टूटने का कारण ये था कि एक जो क्लैरिटी आ गई कि अब हम बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हैं। मतलब आपके जो जीआरएम मार्जिन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में आपको एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। और स्ट्रीट ने उसको बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया कि फाइनली अगर ऐसा है तो जीआरएम और फिर इवेंचुअली रिजल्ट्स में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वही चीज कल कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट होती हुई दिखी। देखिए सर, पूरी तरीके से अगर आप बोलें कि फुल स्टॉप लगा दिया जाए, वो इतना इजीली तो नहीं हो सकता। इट टेक सम टाइम। आपने रिड्यूस कर दिया है, वो भी अपने आप में एक मैटर करने वाली बात है। और जहां तक बात है इन कंपनीज का, तो आप देखिए जिस तरीके से फाइनली ट्रम्प साहब ने एडमिट कर ही लिया है कि वेनेजुएला से हम ऑयल निकालेंगे, क्रूड निकालेंगे और उसको पूरे सिस्टम में देंगे। कहीं ना कहीं
जो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्रूड खरीदना भी पड़ेगा, तो रिलेटिव सेंस में क्रूड इतना ऑलरेडी लोअर प्राइस पे आपको मिल जाएगा कि बहुत ज्यादा आपको मार्जिन प्रेशर नहीं फील होगा रशिया से ना खरीदने के चक्कर में। हाँ, प्रॉब्लम आपकी तब आती है जब आपकी ट्रेड डील नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई हम जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करती है जो कि क्रूड बेनिफिटिंग है, या ऐसा कोई सिचुएशन होती है, और क्रूड की प्राइसेस में अगर आप एक्सपर्ट देखते हैं, तो सर एक मार्जिन प्रेशर जरूर आपको फेस होता हुआ दिखेगा। अभी तक वो इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑफ हाइज ही ट्रेड कर रहे हैं। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा पोजीशन इस पे भी लाइट हैंडेड ही रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ एक शेयर्स की भी बात करेंगे, और शेयर बताने के लिए हमारी मदद करने के लिए वरुण जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है गोल्फी के। वरुण भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग रचित जी और हमारे सभी दर्शकों को। वरुण जी आज क्या बात, चश्मा कहाँ चला गया? चश्मा सर थोड़ा जल्दी जल्दी में लगाना भूल गया मैं। अच्छा, जरूरत नहीं है या फैशन के लिए यूज करते हो? मतलब सबसे चश्मे वाले नहीं लोग नहीं तो सर। भूल ही नहीं सकते। सर वैसी जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा मुझे अगर मेरा जो आप देखेंगे तो स्फेरिकल नंबर्स नहीं है वो, अपना जो दूसरा जो वाला होता है ना वो नंबर है, उसका नाम मैं भूल गया। तो हाँ वो नंबर से क्या होता है जब मैं सिलेंड्रिकल। लगाता हूँ तो उसका जो, हाँ तो उसका वो विजन एचडी हो जाता है। अब मैं जब चश्मा नहीं लगाता तो 720 पे भी दिखता है, चश्मा लगा लेता हूँ तो एचडी में दिखता है। सही है। हमें तो खैर पता ही नहीं, मैं तो जब से चश्मा लगाया, चश्मा सबसे पहले चश्मा ही लगाना पड़ता है सोकर उठने के बाद, वरना तो कुछ दिखना ही, धरती सब एक जैसी है, जैसे सपनों की दुनिया थी वैसी चलती रहती है। क्यों रचित भाई, आपके साथ भी ऐसा ही है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा है। और मेरे तो एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब बिकॉज वी डिस्कसिंग, मेरे हाँ सर डिग्री प्रोपोजिशन पे है वो। चश्मा हाँ उतारते ही मेरा जो डिस्टेंस है वो गेज करने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, तो मुझे कई बार हाँ। जमीन दूर रखने लग जाती है, लोग थोड़े दूर दिखने लग जाते हैं। तो मेरे राइट आई में वो प्रॉब्लम है। तो मैं तो बिना चश्मे के अगर यहाँ पे आके बैठ जाऊं और आप मेरे को बोलेंगे रिलायंस कैसा लगता है, तो मैं चार्ट देख के बोलूंगा अब्बा डब्बा जब्बा। कुछ समझ नहीं। फटाफट। अच्छा था, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अब वरुण भाई चश्मा पहन लिया है तो अब कम तीन चार चार्ट देख के बताइए फटाफट से, ये आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल, ये कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि तीन कंपनियां तो अभी भी रशिया से क्रूड खरीद रही हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। रिलायंस ने कल मना कर दिया जी हम नहीं खरीद रहे हैं, तो पीटा उसको जिस जो नहीं खरीद रहा है। तो अब बता दीजिए सर, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा? जी देखिए विवेक जी, अब हम बात करेंगे आईओसीएल, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। तो वहां पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम बना था फास्ट मंथ में। आप देखेंगे दिसंबर में जब से हमारे पास जब न्यूज आया था कि उनके जीआरएम मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं, और वहां पर काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला था। अब हम्म। जब से अटैक हुआ है वेनेजुला पर और वहां पर जो ऑयल प्राइसेस में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसी न्यूज से यहाँ पर जो आप देखेंगे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो तीनों कंपनियों में स्ट्रक्चर काफी अभी भी बढ़िया है, और यहाँ पर जो उनके लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। बट थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है उसके वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो प्रेशर बन रहा है। बट आई थिंक बीबीसीएल अब अगर 340 345 के जोन में आता है तो अच्छा बाई यहाँ पर बन सकता है। आईओसीएल की बात करें, आईओसीएल में भी आप देखेंगे तो 169 के आसपास के हाई बने हैं, यहाँ पर 152 150 का अच्छा जोन है, वहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोल सबसे आप देखेंगे तो सबसे आईओसी और बीपीसीएल में सबसे तेज है, और यहाँ पर काफी अच्छे हमें गेन्स भी देखने को मिले थे। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा एक डिप करेक्टिव आ सकता है 440 के जोन में, बिल्कुल वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ट में कोई डैमेज नहीं है। पर्टिकुलर रिलायंस की बात करें, रिलायंस के अंदर आप देखेंगे तो लाइफ हाई से काफी बड़ा एक करेक्शन देखने को मिला था। और कल के सत्र में भी हमने बात किया था कि अगर जो सपोर्ट लेवल था 1530 1535 के आसपास का जोन, अगर रिलायंस क्लोजिंग में कैप्चर करता है तो आप समझिए कि आज के जो नेगेटिव न्यूज़ थे वो सिमट गए। बट क्लोजिंग एट द डेज लो के आसपास ही हुआ था, और आज भी आप देखेंगे तो उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है, 1530 1535 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, सैलून राइज आ सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1430 1435 के एक जोन है, वहां पर से स्टॉक ने अपना लाइफ हाई क्रिएट किया था, तो उस जोन में वापस जा सकता है। वहां पर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है। दो काउंटर और मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा। रचित भाई,
आज जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने दो काउंटर्स को अपग्रेड किया है, एक टाटा एलेक्साई, एक टाटा टेक, दोनों टाटा की आईटी कंपनियां और निश सेगमेंट में। आज दोनों ही काउंटर 4 से 6% तक ऊपर हैं। कोई आपकी राय? हालांकि मैं टारगेट्स बता देता हूं जेपी मॉर्गन के, फिर आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। टाटा एलेक्साई में उन्होंने 4000 से बढ़ाकर 4800 का टारगेट किया, जो कि 5500 चल रहा है, तो मतलब उनके टारगेट से तो वे बियॉन्ड है। लेकिन हाँ, इतना बड़ा अपग्रेड आना कि उन्होंने 800 रुपये टारगेट बढ़ा दिया, तो खुशी कम से कम ये मना सकता है थोड़ी बहुत। और टाटा टेक में 570 का उनका टारगेट था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 710 रुपये कर दिया। ऑलमोस्ट काउंटर 700 की रेंज तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है उनके टारगेट से। 680 आज आई थिंक 685 90 के बीच तक पहुंच भी गया ये काउंटर। बताएं रचित जी, आपकी इन दोनों काउंटर्स पर प्रतिक्रिया। देखिए सर, अगर आप वैसे पूछें तो मैं दोनों ही काउंटर्स पे एक अपना बुलिश स्टैंस मेंटेन करके रख रहा हूं, बट मुझे प्रॉब्लम बार बार एक ही देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप में। जो इनके ट्रस्ट टाटा सन्स में एक प्रॉब्लम चल रही है, वो जब तक क्लीन केस बाहर नहीं आता तब तक टाटा से थोड़ा सा हम संभल के बैठे हुए हैं। बट अगर काउंटर वाइज अगर आप बोलें तो एलेक्सी अच्छा लगता है। लोअर लेवल से हमारे कवरेज पे भी हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, 58-70 के लेवल्स हम समझते हैं बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, अगर रिजल्ट सपोर्टिव रहते हैं और उसके साथ का मोमेंटम अगर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, तो फिर आपको ये 60-50 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। एक उम्दा काउंटर है, बिल्कुल आपको इसमें पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। सर बहुत बीटन डाउन है टाटा टेक। टाटा टेक मतलब, और हमने कितनी बार शो में भी कवरेज करा है और बहुत बातें भी करी, बट नहीं परफॉर्म किया। आज एक मूवमेंट जरूर है, बट क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया है अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ट्रेंड रिवर्सल मैं समझता हूं आप तभी इसको कंफर्मेशन मानिएगा जब ये 724 के ऊपर क्लोजिंग दे। जब तक वो नहीं कर रहा है, डोंट जंप द गन कि नहीं यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। 724 के ऊपर सस्टेनेबल मैनर पे क्लोजिंग करने के बाद ही इसमें आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, जो इसको 800 825 तक लेवल्स तक लेके जा सकता है, बैक्ड बाय द गुड रिजल्ट्स जो अभी इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलने चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो अंडर परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू रहेगा। वरुण भाई, फटाफट से दोनों के चार्ट देख लीजिए एक बार। कौन जी। मोमेंटम में आने के बाद कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, और वो भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 16 जनवरी को टाटा टेक के रिजल्ट है और 13 जनवरी को टाटा एलेक्साई के रिजल्ट है। अब किसी ने अगर प्री रिजल्ट पोजीशन बनाई है आज, उसको 4 से 6% का अगर मूव मिल रहा है, तो क्या वो लेके निकले? दूसरा कि अगर किसी ने मूव नहीं लिया है अभी तक, तो वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से प्रभावित होकर इस मूव में तो नहीं घुस जाए? 4-5% सेफ रहेगा यहाँ पे मूव पे घुसना, और थोड़ा बहुत मोमेंटम और मिल पाएगा? जी, देखिए विवेक जी, हम बात करें टाटा टेक और टाटा एलेक्सी की, तो आप देखेंगे जब निफ्टी आईटी के अंदर रैली हुई थी तो दोनों काउंटर ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जब करेक्शन आया था तब दोनों अपना जो लाइफ लो के आसपास गए थे। टाटा एलेक्सी की आप बात करेंगे तो करीबन 4800 के लेवल से यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था, और जो एक लोअर हाई लोअर पैटर्न क्रिएट कर रहा था डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो वहां पर 5270 5300 के जोन के अंदर एक हाई हाई लगा है, और जो अपना प्रीवियस हाई था करीबन 5450 का, वो निकाल के अभी आप देखेंगे तो 5550 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर विवेक जी एक अच्छा पैटर्न बन चुका है डेली के अंदर, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन बिल्कुल करी जा सकती है। एक आपके पास अच्छा बेस है, स्टॉप लॉस भी आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। बट दिक्कत है कि टाटा एलाइक्स है, आप देखेंगे तो काफी बार काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था, तो 200 एसएमए के नीचे अभी भी चल रहा है। तो 5600 5700 के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन आ सकता है, या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। जैसे ही अपना 200 एसएमए के ऊपर चलना शुरू करेगा डेली में, तब यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखता बनेगा, और फिर वहां से आपको 6400 के लेवल्स आते दिखेंगे। 6000 एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक राउंडिंग नंबर है, और वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक सपोर्ट था प्रीवियसली, और वहां से जो स्टॉक ने तोड़ा है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट टाटा एलआईसी में आप क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि ये डेली चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल है। टाटा टेक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपना आईपीओ हाई से 50% के और ज्यादा टूट चुका है।
और एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस आप देखेंगे डेली चार्ट में हमें दिख रही है करीबन 630 से लेके 650 के जोन के अंदर। और यहाँ पर आप डेली चार्ट्स पर आप अभी का जो लास्ट 2-3 मंथ्स का जो प्राइस एक्शन देखेंगे, वहां पर एक डबल बॉटम बनता दिखा है, करीबन 665 के जोन से यहाँ पर स्टॉक निकला है और अपना 200 SMA कैप्चर किया, 200 SMA के आसपास जाना शुरू किया है। 690 710 का एक जोन है, वहां पर अगर क्लोजिंग मिलती है टाटा टेक के अंदर तो यहाँ पर काफी बड़ी अपसाइड बन सकती है और एक रेंज ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक करीबन 850 900 के जोन में जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों स्टॉक में काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। कोई भी डाउन ट्रेंड यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड किया जा सकता है विद स्टॉप, जो मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किए उसी हिसाब से। ठीक है, आज काफ़ी खबरें हैं तो फटाफट फटाफट थोड़ा रचित भाई यार रैपिड फायर रखना पड़ेगा। SBI रिसर्च की तेल और रुपए पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने कहा कि जून तक तेल की कीमतें $50 पर बैरल तक आने का अनुमान है और भारत की क्रूड बास्केट $53.31 पर बैरल पर आने की उम्मीद है। और वो कह रहे कि दिसंबर तक रुपया एप्रिशिएट हो जाएगा, 87.5 पर डॉलर तक आने की उम्मीद है। आप क्या मानते हो रचित भाई? क्रूड अगर 50 और रुपया अगर 87.5 तो तीसरी एक फिगर रह जाती है FIs का इनफ्लो, इसी की कमी रह जाएगी बस। सर इतना स्वीट स्पॉट में मुझे सब दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस बात से। ओके। मुझे लग रहा है रुपया अभी थोड़ा सा आपको और वीक होता हुआ दिखेगा, और मतलब आई मे साउंड वेरी बैड बट हाँ आई बिलीव कि एक बार आपको 90 to 80 93 रुपीस तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके साथ साथ क्रूड में मैं डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ सर, इस साल क्रूड में मैं अपसाइड देख रहा हूँ। आई अगेन माइट बी रॉन्ग, और स्टेट बैंक कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ चीजें फेवरेबल। मेरे को लगता है क्रूड एक टर्न अराउंड स्टोरी है और हो सकता है आपको 72 से $76 तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। चीन रूस से इंपोर्ट पर कुछ शिकंजा लगा रही है भारत सरकार। अब ये पता नहीं अमेरिका को खुश कर रही है क्या कर रही है, क्योंकि इन्होंने नायलॉन चिप इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का डिसीजन ले रही है। नायलॉन चिप ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल टेक्सटाइल सेक्टर में होता है और नायलॉन चिप इंपोर्ट, जो नायलॉन चिप ग्रेन्यूल हैं उसको बनाने वाली 3 लीडिंग कंपनियां हैं, GSFC, ईस्टर और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखिए रिलायंस के मूवमेंट के पीछे तो और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन GSFC और ईस्टर, जरा वरुण भाई इनके चार्ट देखकर बताओ। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी तो सीधा फायदा मिलेगा इन दोनों कंपनियों को, लेकिन ये फायदा चार्ट पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी, देखिए विवेक जी, आपने रिलायंस की तो बात कर दी है। आप देखेंगे जीएसएफसी में आप देखेंगे तो काउंटर एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली के आप देखेंगे तो करीबन 176 के आसपास के सपोर्ट के साथ यहाँ पर उठा है स्टॉक, बट अभी भी डेली के 200 SMA के नीचे चल रहा है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में। तो अभी तो यहाँ पर ईस्टर या फिर जीएसएफसी दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई खरीदारी का नया मौका नहीं बन रहा है। जब तक स्टॉक अपना 200 SMA कैप्चर नहीं करता तब तक यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए। 200 SMA क्या है? 200 SMA जीएसएफसी का 190 के आसपास है। 190 के ऊपर अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है उसके बाद यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि एक बेस बन सकता है और फिर एक डबल बॉटम कंफर्मेशन मिलेगा वीकली चार्ट पर। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोधा डेवलपर, इनकी प्री सेल्स 25% बढ़ी है, 5620 करोड़ रुपए हुई है और कलेक्शन 17% गिरी है, 3560 करोड़ रुपए हुई है। रचित भाई देखिए सेल बढ़ रही है लेकिन कलेक्शन नहीं आ रही, सीधा संकेत ये रियल एस्टेट कंपनियों के लिए कैसे लें और लोधा डेवलपर्स के लिए कैसे लें? देखिए सर प्रॉब्लम है, और अब मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको स्लो डाउन भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पूरा 2025 प्राइस बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड मैनर में बढ़ी है। रियल एस्टेट कहीं ना कहीं यहाँ रुकता हुआ आपको जरूर दिख सकता है। और अगर हम लोधा की बात करें तो जिस तरीके से पोजीशन कर रहा है, एक अपमूव आपको दिखा तो रहा है, बट मैं समझता हूँ कहीं भी 1180 के आसपास जाता हुआ आपको ये थकता हुआ दिखेगा, और उन लेवल्स को क्रॉस करना एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लग रहा है इसके लिए ईजी होगा। ठीक है, एक काउंटर जुबिलेंट फूड, इसको भी लेने की ज़रूरत है क्योंकि रेवेन्यू इनका 13.4% बढ़ा है, 114 नए स्टोर खोले हैं। तो यहाँ पर जुबिलेंट फूड को लेकर रचित भाई आपका टेक, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो कि एक कह सकते हैं कि रेंज में फंस गया, मतलब अपनी ग्रोथ की ही रेंज में फंस गया। शेयर की रेंज छोड़ दो, कंपनी ही ग्रोथ की रेंज में फंस गई। और ये पूरा सेक्टर भले ही वो देवयानी इंटरनेशनल हो, वो सफ़ायर फूड के साथ मर्जर कर रहे हैं, जुबिलेंट फूड हो, इन सभी की ग्रोथ आनी बंद हो गई। उसका लॉजिक भी हमने एक बार मैंने और संदीप जी ने डिस्कस किया था कि जब से स्विगी जोमेटो चले हैं लोगों का
अनऑर्गेनाइज खाने की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ गया एज कम्पेयर टू जुबिलेंट और ये जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर थे, ये बढ़ पाएंगे शेयर या नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए सर, अभी मैं क्लियर केस आपको बोलूं, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इनका बढ़ना। और इसके पीछे एक ये बात तो है ही आपकी कि ये अनऑर्गेनाइज, मतलब जो स्मॉलर चेन्स हैं, जो लोकलाइज चेन्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी देते हैं एंड एट टाइम्स दे ट्राई एंड मैच अप टू द टेस्ट, कुछ लोकल पैलेट्स भी पसंद कर लेते हैं। उसके साथ साथ सर आप देखें ना, एक शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप देखें थोड़ा सा, अब हम हेल्दी फूड्स की ओर, क्योंकि स्विगी ने, आप देखें, इफ आई एम करेक्ट, परसों ही एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है 50 सिटीज में। और सब प्रोडक्ट लॉन्च का क्लियर केस ये दिखता है कि कहीं ना कहीं डिमांड है, तभी कंपनी वो प्रोडक्ट लेकर आ रही है, वेर इन हाई प्रोटीन लो कैल डाइट। थोड़ा सा हम लोग का एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और एक शिफ्ट आपका ये क्लियर केस जब होता हुआ दिख रहा है हेल्दी फूड की तरफ, जुबिलेंट हेल्दी फूड तो नहीं उस तरीके से आपको सर्व कर पाता, या तो अपने प्रोडक्ट लाइनअप चेंज करे, या अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंड आपको और देखने को मिल सकता है। मेरी समझ से पोजीशन नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग दूर रहें। अगर पोजीशन है तो आप कोशिश करें, अगर इनका इसी तरीके से रेवेन्यू मेंटेन रहता है, हाई लेवल्स पे एक बार एग्जिट करें। क्योंकि या तो ये प्रोडक्ट स्विच करें, अपना थोड़ा सा वैरायटी लेकर आए, थोड़ा सा हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करें, अदरवाइज इस लाइनअप में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है। वरुण जी, फटाफट से एक क्विक चार्ट देख लीजिए जुबिलेंट फूड का, और इंट्राडे में अगर कोई रिकवरी का साइन दिखता हो, क्योंकि डेटा ठीक आया लेकिन शेयर टेपिड सा चल रहा है। कुछ अगर बाउंस बैक की उम्मीद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं फिर इस काउंटर को। जी बिल्कुल। विवेक जी देखिए, जैसे जी ने बताया वैसे ही आप देखेंगे तो जो उनका जो भी मेनू है या उनका जो भी स्टॉक है वहां पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी गिरावट है। और इस गिरावट आने के बाद भी आप देखेंगे तो अभी भी 119 के पी पे चल रहा है, तो अभी भी वैल्यूएशन कोई सस्ती नहीं है। यहाँ पर वैल्यूएशन काफी महंगी है। और चार्ट्स वाइज आप देखेंगे तो काफी डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं डेली चार्ट्स पर। और यहाँ पर अब जो ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्रेकडाउन अब नया जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 440 के जोन के अंदर, तो यहाँ से अभी भी 10-15% का डाउनसाइड बचा है, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अभी भी कोई साइन नहीं लग रही है। 580 का एक अच्छा जोन था, 580 के जोन का टूटने के बाद यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है, और अभी और नीचे जाने की संभावना है। अगर 580 585 के जोन वापस कैप्चर करता है और वहां पर कंसोलिडेट करता है, तब कोई रिवर्सल का चांस बन रहा है, नहीं तो एक सेल ऑन राइज ही केस बन सकता है यहाँ पर। ठीक है। वरुण जी, अब 12 बजे की तैयारी में आप जुड़ जाइए। कल तो मैंने आपसे टेस्ट मैच खिला दिया, आज थोड़ा आर पार थोड़ा आराम से 12 बजे के लिए अच्छे से 2-3 स्टॉक निकाल के लाइए। मिलते हैं आपसे 12 बजे। अब हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच अभी के लिए जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रचित भाई, ये बताएं फटाफट से, कुछ एक काउंटर जो नतीजे जिनके आने वाले हैं उनके मैं कुछ एक के नाम ले रहा हूँ, आपको कोई ठीक लग रहा हो तो बताना, उस पर प्रकाश डालना। फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट कैलेंडर में मैं देख रहा था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, पूनावाला फिनकॉर्प, एल&टी फाइनेंस और फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एमआरपीएल और आईटी की तो ज़्यादातर सारी कंपनियां हैं। आपने कोई रिजल्ट के लिए चुना शेयर कि चलो इस पे इस बार दाव लगाते हैं, 5-10 दिन में कुछ पैसा बनवाएं? नहीं नहीं सर, वो मतलब स्ट्रैटेजी थोड़ी सी है नहीं वैसी, वो आपको अच्छा। क्लियर केस पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट और वो एक्साइटमेंट वाले जोन से थोड़ा बाहर रहता हूँ। बट हाँ सर, एक चीज है कि अगर हाँ। आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो पूना वाला फिनकॉर्प में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको रिजल्ट्स थोड़े से ठीक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और पूना वाला फिनकॉर्प पे एक क्लोज हम लोग मॉनिटर अपना वॉच करके बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अभी इसने रिसेंट टाइम्स में भी एक मूवमेंट अपना दिखाया था, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मैं समझता हूं ये आपको एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है। रिजल्ट आने के बाद अगर आपको ये 512 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो फिर ये वापस अपने 52 वीक हाई 570 लेवल्स और उसके ऊपर भी आपको मेंटेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। जहां तक फेडरल बैंक की बात है, आप देखिए अच्छा अपमूव इसने रजिस्टर किया था और यहाँ पे थोड़ा सा एक अभी मतलब डाउनवर्ड मूव तो नहीं कहूंगा, बट एक टाइप ऑफ रेंज में अभी ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। और मैं समझता हूं 248 लेवल्स पे इसको एक सपोर्ट ले लेना चाहिए, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं एक वापस से रिवर्सल ये देगा और फिर एक अपमूव अपना ही कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, जिससे आपको ये 286
और 292 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इन दो काउंटर्स पे बहुत क्लोज वॉच अभी हम रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, रचित सर को एंड सारे मनी नाइन्स के व्यूअर्स को। थैंक यू प्रदीप जी। प्रदीप जी, ये बताएं, नया साल आपसे तो बात हो ही गई थी नए साल में, केवल रचित भाई से नहीं हो पाई थी। 31 दिसंबर को ये जुड़े थे हमसे, फिर उस दिन रात को इन्होंने फ़ोन करके नए साल की शुभकामनाएं ले ली और दे दी, और ये बड़े मस्त मोड में थे, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी नहीं देख रहे थे उस दिन, जैसा ये सुबह मॉर्निंग में बोल रहे थे ना 31 दिसंबर को कि मैं टीवी देखूंगा बच्चों के साथ और ये करूंगा, ये कोई टीवी शीवी नहीं देख रहे थे। ठीक है, अब आपका मुझे पता लग गया था नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारी आपकी बात ही हुई थी कि 1 जनवरी को, कि आपने बड़े शांति से मनाया, मैंने भी अपनी न्यू ईयर शांति से ही मनाया। लेकिन पिछले 6 दिनों में स्टॉक मार्केट में तो आप एक्टिव हुई, वहां पे कौन सा आपने हुड़दंग किया, क्या किया? रचित जी तो थोड़ा शांत है, वहां पर थोड़ा शांत है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आपने 6 दिन में क्या किया? देखिए, लास्ट 6 दिन में सर मार्केट को लेके ही बिजी हूँ। रेगुलर ऑफिस आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह काम हो रहा है और शाम का हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। और कोलकाता में इतना ठंडा पड़ा है सर, क्या बताऊँ, मतलब विंटर सेशन इतना कठिन हो जाएगा, ये अच्छा। एक्सपेक्टेशन नहीं था। और रचित जी सर, रचित जी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि बोलने का मौका नहीं मिला था। और आपको क्या भी। है, 31 के आपको विश किया था, उसके बाद से हमारा कभी बात ही हुआ नहीं, तो बोलने का अच्छा। मौका भी नहीं मिला। और सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, मैं ज़्यादा कुछ एक्टिविटी मार्केट में भी नहीं हुआ है, थोड़ा कम ही एक्टिविटी रहा है। कुछ हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह का काम चल रहा है, उसमें ही लगा पड़ा हूँ, बिजी हूँ। बक बाकी अभी ऐसा हो गया है कि पहले तो पता होता था कि चलो आज मंडे है, फ्राइडे आ रहा है। अभी सर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, मतलब कैसे 2025 चला गया पता नहीं। आज सुबह ही हमारे ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था कि एक एक हफ्ता चले कैसे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल है। मतलब मैं तो अभी तो मेरा ऐसा है कि फ्राइडे को ही शेड्यूल बन जा रहा है नेक्स्ट पूरा वीक का, और मैं उस शेड्यूल के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इतना टाइट शेड्यूल बन रहा है। ये तो है। तो देखिए, ये काम में बहुत डेडिकेटेड है हल्दर जी हमारे, और ये कुछ बड़ा करके मानेंगे, मतलब काफ़ी कुछ तो बड़ा कर लिया है, लेकिन मतलब अभी ये छोटा मोटा हथियार नहीं बनाएंगे, अब ये परमाणु बम टाइप बनाएंगे और ये एक साथ फोड़ेंगे। चलिए, मज़ेदार है सर। जिस दिन हम भी साक्षी होंगे, हम भी देखेंगे कि देखिए हल्दर जी ने ये कर दिया। अब देखते हैं क्या आपको नए साल में बढ़िया रहे, सक्सेस मिले आपको और ज़्यादा, आप जिन वेंचर्स में जा रहे हैं उनमें आपको खूब सफलता मिले, इसी यही विश रखते हैं।